रहीम। शुरू करते हैं एएनएस फार्माकोलॉजी को। अब जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम की आगे फर्दर दो डिवीजन्स आ जाती हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाता है और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ जाता है। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसकी आगे मेन दो डिवीजन्स हैं, एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है और एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। और इसी तरह से जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसकी आगे फर्दर दो डिवीजन्स हैं, जिसमें एक पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम आ जाता है जिसे हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट भी कहते हैं, और दूसरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है जिसे हम फाइट एंड फ्लाइट कहते हैं। तो ये जो पैरासिम्पैथिक सिस्टम है ये हमारी जो है ना नॉर्मल डेली रूटीन के अंदर एक्टिव होता है जब हम रिलैक्स होते हैं, इजी होते हैं। इसी तरह से जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो फाइट और फ्लाइट की सिचुएशंस के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। इनका डिफरेंस कर लेते हैं कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का जो मेन डिफरेंस है। जब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो बेसिकली आपका जो है वो अराइज कर रहा होता है थ्रैकोलंबर से। थ्रैकोलंबर रीजन T1 से लेके L3 से आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अराइज करता है। इसी तरह से जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है वो दो मेन डिवीजन से, जो दो मेन एरियाज से जो है वो आउटफ्लो से अराइज करता है। एक क्रेनियल आउटफ्लो से अराइज करेगा जिसमें हमारे पास क्रेनियल नर्व 3, 7, 9 और 10 आ जाते हैं। इसी तरह से एक सैक्रल आउटफ्लो से जिसमें S2, S3 और S4 सैक्रल सेगमेंट्स आ जाते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं, जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। इसी तरह से जो पैरासिम्पैथिक है, चूंकि पी से पैरा और पी से प्री, तो यहाँ जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। इसी तरह पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो हैं वो सिंपैथेटिक के अंदर लॉन्ग होंगे और पैरासिम्पैथिक के अंदर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स शॉर्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मेन सप्लाई है, पर्टिकुलर सप्लाई एरियाज कौन से हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक के। जब हम स्वेट ग्लैंड्स की बात करते हैं, हेयर फॉलिकल्स की बात करते हैं या स्प्लीन की बात करते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ सिंपैथेटिक सप्लाई मिलती है। स्वेट ग्लैंड्स को, हेयर फॉलिकल्स को और स्प्लीन को द ओनली सप्लाई इज सिंपैथेटिक सप्लाई। और मोस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स की भी जब हम बात करते हैं तो उनको भी सिंपैथेटिक सप्लाई ही मिल रही होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा जब हम पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें सिलरी मसल्स, पैंक्रियाटिक एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हैं, दीज आर मेनली सप्लाइड बाय पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। फर्दर हम बात करते हैं, एक और डिफरेंस है जो कि ऑटोनोमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम का जो मेन डिफरेंस क्या है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली ऑटोनोम, तो ये दो लफ्ज़ से मिलकर बना है, एक ऑटो और दूसरा नोमोस। ऑटो मीन सेल्फ एंड नोमोस मीन गवर्निंग। तो ये बेसिकली जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इट इज़ सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम, और ये सेल्फ गवर्निंग है जो कि मेंटेन कर रहा होता है होम्योस्टेसिस को। सेल्फ गवर्निंग है, इनवॉलेंट्री भी होता है। उसके अलावा जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इट इज़ वॉलेंट्री इन कंट्रोल, इसको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, और ये बेसिकली सप्लाई कर रहा होता है आपके स्केलेटल मसल्स को। जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो मेनली सप्लाई कर रहा होता है, इनर्वेट कर रहा होता है हार्ट को, स्मूथ मसल्स को और आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को। तो जब ये हार्ट को जाके इनर्वेट कर रहा होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, अब जब आप देखें कि आपका दिल की धड़कन जो है वो बेसिकली खुद ब खुद आपका दिल जो है धड़क रहा होता है, उसको आप जो है वो वॉलेंट्री कंट्रोल के ज़रिए कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसी तरह आपकी जो स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है जिसमें आपका पूरी जीआईटी की मसल्स आ जाती हैं, तो उनको भी आप वॉलेंटरली कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये इनर्वेट कर रहा होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हार्ट को, स्मूथ मसल्स को और एक्सोक्राइन ग्लैंड को। जब हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो वो इनर्वेट कर रहा होता है आपकी स्केलेटल मसल्स को। इसी तरह जो आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा, जैसे हमने अभी बात की कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक के अंदर जो प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं, तो वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा गैंग्लियॉन्स हो सकते हैं जो कि अरेंज होंगे एक सीरीज़ के अंदर। इसी तरह सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर सिर्फ एक मोटर न्यूरॉन होता है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट कर रहा होता है आपकी स्केलेटल मसल्स के साथ। तो आप उसको वॉलेंटरली कंट्रोल कर सकते हो, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर, जबकि यहाँ पे आपका जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसके अंदर न्यूरो इफेक्टर जंक्शन होता है। फर्दर जब हम बात करते हैं तो इनका एक्शंस क्या होगा। अब जाहिर है जब आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है जो कि स्मूथ मसल्स को, आपके हार्ट को, आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड को जो इनर्वेट कर रहा है, तो उसमें वो बेसिकली आपकी सर्कुलेशन को, आपकी डाइजेशन को और एक्सक्रीशन को कंट्रोल करेगा। इसी तरह सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है जो चूँकि वो आपकी स्केलेटल मसल्स को जाके इनर्वेट कर रहा है तो वो कंट्रोल करेगा आपकी स्केलेटल मसल टोन को।
इसी तरीके से अब हम बात करते हैं कोलिनर्जिक सिस्टम की। कोलिनर्जिक सिस्टम या कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर नाम से जाहिर है कि जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो एसिटाइलकोलिन होगा। अब एसिटाइलकोलिन जो है दैट इज द मेन न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द कोलिनर्जिक सिस्टम, उसकी रिलीज साइट कौन सी होती हैं, वो कहाँ से रिलीज होता है? तो ये मेनली आपके पास 5 ऐसी साइट्स हैं जहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितनी भी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं सिंपैथेटिक की या पैरासिम्पैथिक की, वो आपकी रिलीज करेंगी एसिटाइलकोलिन। और पोस्ट गैंग्लियोनिक जो पैरासिम्पैथिक फाइबर्स हैं वो भी एसिटाइलकोलिन रिलीज करती हैं। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि जितनी भी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ द बोथ पैरासिम्पैथिक और सिम्पैथिक, ये रिलीज करेंगी एसिटाइलकोलिन। और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ ओनली पैरासिम्पैथिक सिस्टम, ये रिलीज करेंगी एसिटाइलकोलिन। इसी तरह से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ द सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो आपकी स्वेट ग्लैंड्स को सप्लाई कर रही होती हैं वो भी एसिटाइलकोलिन रिलीज करती हैं। नर्व फाइबर्स जो कि एड्रीनल मेडल्ला को सप्लाई कर रही होती हैं वो भी एसिटाइलकोलिन रिलीज करती हैं। और मोटर नर्व फाइबर्स जो कि स्केलेटल मसल्स को इनर्वेट कर रही होती हैं वो भी एसिटाइलकोलिन रिलीज करती है। एक दफ़ा रिपीट करते हैं कि जितनी भी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, चाहे वो सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की हों चाहे वो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की हों, वो एसिटाइलकोलिन रिलीज करेंगी। आपकी पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ द पैरासिम्पैथिक सिस्टम वो रिलीज करेंगे एसिटाइलकोलिन। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स विच आर सप्लाइंग द स्वेट ग्लैंड्स, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथिक फाइबर्स जो कि स्वेट ग्लैंड्स को सप्लाई कर रही हैं वो भी रिलीज करेंगी एसिटाइलकोलिन। इसी तरह से जो मोटर नर्व्स जो कि इनर्वेट कर रही होती हैं स्केलेटल मसल को, दे विल आल्सो रिलीज एसिटाइलकोलिन। और नर्व फाइबर्स जो कि सप्लाई कर रही हैं एड्रीनल मेडल्ला को, दे विल आल्सो रिलीज एसिटाइलकोलिन। तो इसी तरह अब दो चीज़ें हैं आपके पास, एक नॉर एड्रीनालिन है और एक जो कि आपके एड्रीनर्जिक सिस्टम का मेन न्यूरोट्रांसमीटर है। तो वो कहाँ से रिलीज होगा? वो अभी एक चीज़ रहती है जो कि पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ द सिंपैथिक सिस्टम है वो रिलीज करेंगी नॉर एड्रीनालिन। तो स्टिमुलेशन की बात करें, अगर हम नॉर एड्रीनालिन मतलब सॉरी अगर हम सिंपैथिक सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं तो उसके आपकी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं, और इसी तरह आप जब पैरासिम्पैथिक सिस्टम को इनर्वेट करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं तो उसके बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं। अब चूंकि मैंने आप रिकॉल करें तो मैंने ये कहा था कि ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है दैट इज़ बेसिकली फाइट और फ्लाइट, दैट इज़ द एमरजेंसी सिस्टम ऑफ योर बॉडी। कि अगर आप जब कोई डेंजर को सेंस करते हैं तो उस केसेस के अंदर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप उस डेंजर को फेस करें या आप उससे इस्केप करें। तो उस केसेस के अंदर सिंपैथिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है जो कि आपके हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा, जो कि आपके फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट को इंक्रीज करेगा, आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करा देगा और आपकी प्यूपल्स को डायलेट करा देगा। आपको आपकी जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स हैं उनको बेसिकली रिलैक्स कराएगा ताकि आपके सांस लेने में आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करें। उसके अलावा आपकी जो जीआईटी की मोटिलिटी है उसको रिड्यूस कराएगा। और उसको रिड्यूस कैसे एक तो जीआईटी मोटिलिटी को रिड्यूस करा देगा और स्फिंक्टर्स जो हैं उनकी टोन को इंक्रीज करा देगा। आप नहीं चाहेंगे कि आप इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हैं तो उसमें आप जो हैं वो आपको मतलब वॉशरूम जाना पड़े। तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। और पैरासिम्पैथिक्स की जब हम बात करते हैं तो वो इसके सारे काम उलट कराएगा, वो हार्ट रेट को रिड्यूस कराएगा, वो आपकी जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है उसको बेसिकली जो है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट उसको रिड्यूस कम करा देगा, ब्रोंकोस्पाज्म कराएगा और जीआई मोटिलिटी को इंक्रीज करा देगा और स्फिंक्टर्स को रिलैक्स कराएगा। तो इन केस इट विल आल्सो लीड टू डेफिकेशन करा सकता है ये आपकी यूरिनेशन, और तो नॉर्मल जो बॉडीली एक्टिविटीज़ होती हैं वो कराएगा पैरासिम्पैथिक सिस्टम। तो इसी तरह से जब हम सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल, अभी यहाँ तक इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, बाकी हम सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन जो है वो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर से शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह ये जो हमारी सीरीज़ है ऑफ ऑटोनोमिक फार्माकोलॉजी उसमें रोज़ जो है वो लेक्चर आएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह आपके जितने भी आपकी अगर क्यूरीज़ हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में विद द सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन, और बाकी जो हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम है उसको हम डिस्कस करेंगे।